हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक और बार फाइनली समझेंगे कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम को जो 7 बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी का हादसा हुआ, वो आखिर कैसे हुआ था। पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अगले वीडियो में भी समझाऊंगा, तो वो भी आप थोड़ा सा कॉपरेट करिए। लेकिन फिलहाल जो मेन वजह है, जो कि रेल मंत्री ने ही कहा था और साथ ही साथ हमारे रेलवे के प्रवक्ता ने भी कहा है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और थोड़ा सा अपना भी लॉजिक मैंने लगाया है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर से भी उठाया है, तो इस तरह से एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो 2 जून की शाम को लगभग 7 बजे बालासोर से लगभग 3 स्टेशन पहले बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पे ये एक्सीडेंट हुआ था। अब उसमें सबसे पहले तो आप बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन का मैप समझिए, जिसमें कि 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। दोनों लूप लाइनों में प्लेटफॉर्म है और मेन लाइन तो आप जानते ही है, जहाँ से गाड़ियाँ एकदम तेजी से निकलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों लूप लाइन में मालगाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें कि एक में बीसीएन थी जो कि कवर्ड वैगन रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और एक में बॉक्सन खड़ी थी जो कि खुले वैगन रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। और ये जो बॉक्स एंड मालगाड़ी थी, इसमें लोहा भरा था, मतलब कि इसमें लोहे की लोडिंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है। अब इसमें मेन क्या होता है कि मेन लाइन के जो दोनों सिग्नल है, वो दोनों के दोनों ग्रीन दिए हुए थे, मतलब कि जो कि स्टार्टर सिग्नल रहते हैं दोनों साइड के, एक चेन्नई साइड में और एक हावड़ा साइड में, जो कि अप एंड डाउन लाइन है। तो इन दोनों में ग्रीन सिग्नल दिए हुए थे। हावड़ा साइड की जो लाइन थी उसका ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस के लिए, और वहीं जो दूसरी लाइन थी तो उसका ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस वहां से क्रॉस कर रही थी, मतलब कि बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन से क्रॉस कर रही थी वो, और उसकी स्पीड थी लगभग 126 किलोमीटर पर आवर की। और उसी समय पर दूसरी ट्रेन आती है कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस उस समय क्रॉस कर रही थी स्टेशन को, मतलब कि वो पहले आई है, और लगभग जब वो निकलने वाली थी उसी समय पर यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आई है, जो कि शालीमार से हावड़ा की तरफ जाती है। और जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, तो ऑफकोर्स सी बात है, लोको पायलट को अपनी नियमित स्पीड पर चलना पड़ेगा, मतलब कि 130 किलोमीटर पर आवर, और उसी हिसाब से ये ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा भी रही थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो मेन लाइन और लूप लाइन का पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट वो चीज़ है जहाँ से ट्रैक्स को बदला जाता है। तो वो जो पॉइंट है वो लूप लाइन की ओर सेट था, और वहीं गाड़ी को मेन लाइन का सिग्नल दिया हुआ था। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 की स्पीड से आके लूप लाइन में घुस जाती है और वहां पर पीछे खड़ी मालगाड़ी को एकदम जम के ठोकर मार देती है। और उसी समय पर एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस लगभग आधी क्रॉस कर चुकी थी, और आधी के आधी से ज्यादा ही क्रॉस कर चुकी थी। और जब एसएमवीटी हावड़ा के आखिरी के 3 डिब्बे क्रॉस हो रहे थे, तो उसी समय यह एक्सीडेंट लगभग हुआ होगा। और एक्सीडेंट होने के बाद जब कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई है, तो उसके कुछ कोचेज एसएमवीटी हावड़ा के आखिरी के 3 डिब्बों से जाके टकराए हैं, जिससे कि एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी के 3 डिब्बे डिरेल हुए हैं, बाकी की पूरी गाड़ी उसमें बराबर थी। तो इसमें जो मेन कैजुअलिटी हुई है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को ही हुई है। सबसे ज्यादा कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोग ही मरे हैं। और वहीं अगर हम एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ जान माल का नुकसान हुआ नहीं है। और एक्सीडेंट होने के बाद तो सिर्फ 3 डिब्बे को हटा के बाकी की पूरी ट्रेन को वापस हावड़ा भी भेज दिया गया था। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए होंगे कि एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस इसमें बीच में फंस गई है। लेकिन ये चीज अच्छा हुआ कि वो थोड़ा सा आगे निकल गई। अगर एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस थोड़ा और पहले रहती तो एक्सीडेंट और ज्यादा दर्दनाक हो सकता था, क्योंकि तब इंजन ठोकर मारता और पूरी की पूरी गाड़ी पर इंपैक्ट आता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आखिरी के 3 डिब्बों पर इंपैक्ट आया था एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस के। अब यहाँ पर आप एक्सीडेंट का सिनेरियो समझ गए होंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, कि सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस आके टकराई है और उसके बाद एसएमवीटी हावड़ा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे इसमें इंपैक्ट में आए हैं। अब ये हुआ कैसे है, तो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। अब रेलवे ने यहाँ पर अपनी गलती मानी है, और रेलवे मिनिस्टर खुद ने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की गड़बड़ी से हादसा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होती है ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी प्रकार की इंटरलॉकिंग के बारे में समझाऊंगा कि पुराने जमाने की क्या थी और नए जमाने में अभी फिलहाल क्या चल रही है। सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ही होती है, जो कि बहुत ज्यादा सेफ मानी जाती है। अब इंटरलॉकिंग क्या है, तो इंटरलॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी ट्रेन आपस में न टकराए। तो उसी चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है, जो कि ह्यूमन फेलियर को भी अवॉइड करता है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम में ही गड़बड़ी हुई है। अब कैसे हुई है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सिस्टम को समझिए, बाकी तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है ना कि जितने भी सिग्नल्स है और साथ ही साथ जितने भी पॉइंट्स है, वहीं आप गेट्स को भी कंसिडर कर लीजिए, जो कि फाटक होते हैं। तो उन सारों के कनेक्शन रिले में जाते हैं, जो कि यहाँ पर बॉक्स बने रहते हैं, इन्हीं के अंदर में ये रिले रहती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसमें जो कनेक्शन जाते हैं रिले के, वही बाद में एक रिले रूम तक जाते हैं, जिसमें कि सारी की सारी रिले ऑपरेट होती हैं। अब बाकी का डिटेल्स तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर मेन लाइन में स्टार्टर सिग्नल ग्रीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होम सिग्नल भी ग्रीन दिया होगा,
अगर आपको होम सिग्नल स्टार्टर सिग्नल नहीं पता तो आप मेरा सिग्नल वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि स्टेशन में जब कोई गाड़ी एंटर करती है तो जस्ट स्टेशन के जो पहले सिग्नल रहता है उसे हम होम सिग्नल कहते हैं, और जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली रहती है स्टेशन से तो जो वो वाला सिग्नल रहता है उसे हम स्टार्टर सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे सिग्नल ग्रीन ही होंगे, मतलब कि पहले होम सिग्नल भी ग्रीन होगा, उसके बाद स्टार्टर भी ग्रीन था, और इसके बाद एडवांस स्टार्टर सिग्नल रहता है वो भी ग्रीन था। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का रास्ता बिल्कुल साफ था, उससे सीधा जाना था। और यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ था तो ये चीज गड़बड़ी है। अब थोड़ी ही देर पहले वहां लूप लाइन में मालगाड़ी आई थी, तो उसके बाद ऑफ कोर्स ही बात है कि स्टेशन मास्टर ने उस पॉइंट को बदल के मेन लाइन की तरफ कर दिया होगा, जिससे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डायरेक्टली उस लाइन से निकल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। रिले की ऐसी गड़बड़ी हुई है कि वहां पर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था लेकिन पॉइंट लूप लाइन का लगा हुआ था। तो यहीं पर ये सिस्टम बिगड़ा है। बाकी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर ये सिस्टम जब ठीक रहता है तब अगर स्टेशन मास्टर खुद से चाह ले कि वो पॉइंट किसी और लाइन का लगा के मेन लाइन में सिग्नल दे दे तो ऐसा होता ही नहीं है। मेन लाइन का सिग्नल आएगा ही नहीं, स्टेशन मास्टर को वार्निंग बताएगा कि आपने बराबर पॉइंट लगाया नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिग्नल रेडी रहेगा। और ये सिस्टम कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब नॉर्मल सब कुछ रहता है तो अगर पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 5 mm का भी गैप रह जाएगा और पॉइंट अगर बराबर अपनी जगह पर नहीं लगेगा तो भी वहां पर रेड सिग्नल ही रहेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं आता है। तो यहाँ पर आप इसकी एक्यूरेसी तो समझ ही सकते हैं कि जब पूरी की पूरी लाइन क्लियर रहेगी तभी ये सिग्नल को ग्रीन करेगा। उसमें भी सबसे पहले स्टेशन मास्टर पॉइंट को बदलेगा और पॉइंट बदलने के बाद वो पॉइंट वहां पर लॉक हो जाता है और उसके बाद फिर वहां पे ग्रीन सिग्नल आता है। और मान लीजिए अगर स्टेशन मास्टर खुद से वो ग्रीन सिग्नल को हटाना भी चाहे तो उसके लिए सबसे पहले तो वहां पे ग्रीन सिग्नल को उसे रेड करना पड़ेगा, और वो जो पॉइंट है वो अचानक से वो चेंज नहीं कर सकता है। लगभग 3 मिनट तो पॉइंट ऐसे के ऐसे ही लॉक रहेगा, उसके बाद फिर वो पॉइंट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर आप सिस्टम की एक्यूरेसी तो समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा थी। तो कभी भी गड़बड़ सिग्नलिंग यहाँ पर होती ही नहीं है। और मान लीजिए अगर लूप लाइन की तरफ पॉइंट लगा हुआ है तो जो होम सिग्नल है वो या तो रेड रहेगा या फिर येलो रह सकता है, वो ग्रीन वहां पर हो ही नहीं सकता। तो मतलब आप यहाँ पर ये चीज समझ रहे होंगे कि सिस्टम की गड़बड़ी ऐसी हुई है कि रिले के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस कारण से सिस्टम बराबर वर्क नहीं किया है। और जहां पर ग्रीन सिग्नल नहीं आना चाहिए था वहां पर ये ग्रीन सिग्नल आ गया है, जो कि स्टेशन मास्टर ने ऑपरेट करा होगा अपने पैनल में, जहां पर उसे बटन दबाना पड़ता है जिससे कि सिग्नल आते हैं। तो सिग्नल अगर ग्रीन हुआ है मतलब कि ये रिले खराब थी और पॉइंट वहां पर लूप लाइन का लगा हुआ था। तो यही जांच का विषय है कि आखिर रिले कैसे खराब हुई या फिर आखिर वो पॉइंट उस तरफ का कैसे लग गया है। प्राइमरी रिपोर्ट में भी इसी चीज को बताया गया और सीआरएस इंक्वायरी भी इसी चीज की चल रही है कि आखिर क्या हुआ था। बाकी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास में ही एक गेट है। गेट का मतलब कि वहां पर एक फाटक था जिस पर कि थोड़ी देर पहले ही काम चल रहा था। जो लेवल क्रॉसिंग है वहां पर थोड़ी देर पहले ही काम चल रहा था और उसमें ऐसा माना जा रहा कि उसके काम में जो नीचे से केबल्स जाती है रिले की तो उसे भी खोद दिया गया है। और वहीं पर रिले की कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी की गई है कि जो फाटक बंद होने के बाद ग्रीन सिग्नल आता है रिले का, वो गलती से पॉइंट का लग गया होगा। मतलब कि जब यहाँ पर कनेक्शंस ठीक किए जा रहे होंगे तो उस समय गलती से ऐसा हुआ होगा कि जो फाटक बंद होने का रिले है वो पॉइंट के रिले के साथ जुड़ गया होगा, जिससे कि सिस्टम ऐसा समझ बैठा कि पॉइंट वहां पर सीधे डायरेक्शन में लगा हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए और ट्रेन को सीधा जाना है, जिस कारण से यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ गया है, स्टार्टर भी और साथ ही साथ होम सिग्नल भी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट गलत डायरेक्शन में लगा हुआ था, जिस कारण से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई है और सीधा जाके वो मालगाड़ी से टकराई है। बाकी इंटरलॉकिंग तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आपने इतना समझ लिया कि यहाँ पर रिले के साथ छेड़छाड़ हुई है और बिना रिले के साथ छेड़छाड़ हुए इंटरलॉकिंग के सिस्टम को कोई भी गलत नहीं मान सकता है। ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा अचूक है और लगभग हर जगह ये यूज हो ही रहा है। तो यहाँ पर जब तक कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी ना कर दे तब तक यहाँ पर हादसे की गुंजाइश नहीं रहती है। अब जितना भी सिग्नल्स का मैनेजमेंट है या फिर जो इंटरलॉकिंग है, ये सब आता है एसएनटी डिपार्टमेंट के अंडर, जो कि रेलवे का एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो इसी डिपार्टमेंट के अंडर में ये सारे आते हैं। इसमें जो ऑफिसर रहते हैं उसका नाम है सीनियर डीएसटी और साथ ही एम्प्लॉयज तो उसमें कई सारे रहते ही हैं। तो उन्हीं से ये गड़बड़ हुई है। बाकी ये चूक थी या फिर जानबूझ के किया गया था, इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए रेलवे ने जांच को सीबीआई को भी सौंपने के लिए दिया है। अब सीबीआई इसमें जब जांच करेगी तो वो ये पता लगाएगी कि ये मानवीय भूल थी, मतलब कि क्या ये गलती से हुआ है या फिर किसी ने ऐसा जानबूझ के किया है कि पॉइंट के रिले को फाटक की रिले के साथ मिला दिया हो, जिससे कि यहाँ पर सिग्नल ग्रीन बता रहा था जबकि पॉइंट कहीं और का लगा था। बाकी लेकिन आप यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि लोको पायलट की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा था कि ग्रीन सिग्नल है, जिस कारण से वो अपनी पूरी की पूरी गाड़ी 128 की स्पीड से लाया है। और यहाँ पर स्टेशन मास्टर की भी उतनी गलती नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने बराबर ग्रीन सिग्नल का ऑपरेट किया था। बाकी तो ये जांच का विषय है, जांच चल भी रही है कि बराबर से उसने पॉइंट लगाया था कि नहीं लगाया था। लेकिन मेन तो इसमें सिस्टम फेल्योर था। अगर वो पॉइंट नहीं भी लगाता तो यहाँ पर सिग्नल नहीं आना चाहिए था, ग्रीन रेड ही रहना चाहिए था। लेकिन ग्रीन सिग्नल आया है, मतलब कि सिस्टम को ये लगा होगा कि वो पॉइंट लग गया है मेन लाइन की तरफ।
तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की भी उतनी गलती नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर गलती है डायरेक्टली एसएनटी डिपार्टमेंट की, जो कि सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जिसने थोड़ी देर पहले ही वहाँ गेट पर काम किया था जो कि लेवल क्रॉसिंग थी, और उसके बाद ही कनेक्शन में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिस कारण से ये सिस्टम खराब हो गया था और इतना बड़ा यहाँ पर ये हादसा हुआ है। बाकी मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो भी पॉइंट होता है जहाँ से रेलवे ट्रैक चेंज होती है, तो जब भी रेलवे ट्रैक को चेंज करना होता है तो गाड़ी को मैक्सिमम 30 की स्पीड रखनी पड़ती है। मतलब कि रेलवे ने 30 की स्पीड डिसाइड करी है जब भी रेलवे ट्रैक को चेंज करना पड़े, या तो फिर कुछ कुछ जगह 15 की भी स्पीड होती है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी ट्रेन को ट्रैक चेंज करना है तो इतना स्लो होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन 30 के बजाय 130 की स्पीड में थी। तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि ट्रेन को डिरेल तो होना ही था, और डिरेलमेंट के साथ साथ ये जैसे ही मालगाड़ी से टकराई है तो इतना ज्यादा बड़ा ये एक्सीडेंट हो गया है। अब लेकिन एसएनटी डिपार्टमेंट से एक गलती क्यों हुई, हम इसके बारे में भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब क्या होता है ना कि जब भी इनको काम करना रहता है तो ये लोग ब्लॉक मांगते हैं रेलवे से, ताकि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोका जा सके, और तभी तो ये लोग काम कर पाएंगे वहाँ पर। लेकिन रेलवे में आजकल ट्रेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर ब्लॉक दे पाना इतना आसान नहीं है। मतलब कि इन लोगों को ब्लॉक ही नहीं दिया जाता है, और अगर देते भी हैं तो फिर काफ़ी कम देर के लिए देते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे ही इनको ब्लॉक मिल गया और ये लोग काम करना शुरू कर दिए कुछ मेंटेनेंस का, तो जैसे ही बस थोड़ी देर होगी तो ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है कि जल्दी से काम खत्म करिए, ये गाड़ी डिटेन हो रही है, कोई और ट्रेन को निकालना है तो जल्दी जल्दी काम खत्म करिए। तो इस तरह से इनको यहाँ पर बोला जाता है, जिस कारण से ये लोग भी थोड़ा प्रेशर में रहते हैं कि जल्दी से काम निपटाना है। और आप तो ये चीज़ जानते ही हैं कि जल्दी का काम शैतान का, तो जितना जल्दी आप काम करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक्स की चांसेस है। और यहाँ पर हुआ भी वही है कि एसएनटी डिपार्टमेंट ने शायद तक यहाँ पर गलती से कनेक्शंस को अदला बदली कर दी होगी। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये लोग टेस्ट भी करते हैं कि वहाँ पर सिग्नल बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग भी नहीं हुई होगी। अगर टेस्टिंग हुई होती तो इन लोगों को पता लग जाता कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर ट्रेन को जल्दी निकालने के लिए इनका ब्लॉक तुरंत ही खत्म कर दिया होगा, जिस कारण से ये लोग टेस्ट भी नहीं कर पाए होंगे, और ऐसे में ये गलती बाहर नहीं आ पाई और ट्रेन यहाँ पर आके टकराई है। तो यहाँ पर आपको रेलवे की भी एक गलती दिख रही होगी कि मेंटेनेंस के लिए इन लोगों को अच्छे से ब्लॉक नहीं देते हैं। तो आगे यहाँ पर रेलवे को भी सुधार करना चाहिए, और जब भी यहाँ पर इन लोगों को ब्लॉक की जरूरत हो तो ट्रेन को वहाँ पर रोक के इनको पूरा का पूरा सेक्शन थोड़ी देर के लिए दे देना चाहिए, ताकि ये आराम से वहाँ पर पूरा का पूरा काम कर लें और उसके बाद फिर से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाए। अब इसमें अगर रेलवे जल्दी करेगी तो उसमें गलतियाँ तो फिर होगी ही होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एसएनटी डिपार्टमेंट का भी एक पॉइंट समझा दिया कि उनसे इतना चांस क्यों रहता है गलतियाँ होने का। अब बाकी आपके मन में एक और सवाल होगा कि एलएचबी कोचेज होने के बावजूद ये हादसा इतना बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आईसीएफ कोचेज होते हैं तो आप मान भी सकते थे कि ऐसा हादसा होता है, लेकिन एलएचबी कोचेज में। अब सबसे पहले तो अगर आपको एलएचबी कोच और आईसीएफ कोच नहीं पता है तो मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, वो समझ लीजिए कि क्या है। बाकी अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि एलएचबी कोच होने के बावजूद यहाँ पर ट्रेन 130 की स्पीड में थी, पहली बात, जो कि बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि मालगाड़ी जिससे ट्रेन टकराई है उसमें पूरा का पूरा लोहा भरा था, और लोहा होता है बहुत ज्यादा भारी। अगर आपने मालगाड़ी के एक्सीडेंट देखे होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि इतनी भारी मालगाड़ी से जब कोई ट्रेन टकराती है तो दूसरी ट्रेन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है, जो कि खाली रही होगी, या फिर इंजन ही उसके पूरे के पूरे दब जाते हैं, क्योंकि मालगाड़ी तो टस से मस होती नहीं क्योंकि उसमें लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट दूसरी ट्रेन में आ जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ है। भले ये ट्रेन एलएचबी थी और बहुत मजबूत भी थी, लेकिन जब ये टकराई है तो मालगाड़ी का वेट इतना ज्यादा था कि मालगाड़ी तो वहां से हिली नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा इम्पैक्ट इसी गाड़ी में आ गया, जिससे कि कोच यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, या फिर कहे तो डैमेज हो गए, एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े हैं। यहाँ पर कपलिंग भी टूट गई है कोचेस की, जो कि पहली बार एलएचबी के किसी एक्सीडेंट में ऐसा देखा होगा। बाकी अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई खाली जगह होती या फिर वहां पर कोई गाड़ी नहीं होती तो यहाँ पर बहुत कम लोग मरते थे, या फिर कोई भी नहीं मरता, क्योंकि ये कोच इतने ज्यादा सेफ है कि आराम से हैंडल कर लेते। यहाँ वहां ज्यादा से ज्यादा ये गिर जाते, पलट जाते, लेकिन लोगों को जान माल का उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये मालगाड़ी से टकराई है और पूरा का पूरा इम्पैक्ट इसी ट्रेन पर आ गया है, मतलब कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पे, जिससे कि इसके कोचेस बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं और काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। 288 लोग इसमें मरे थे और टोटल 1175 लोग या फिर 1175 लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। अब इसमें मैं एक चीज कहूँ तो लोगों की खराब किस्मत भी यहाँ पर एक पॉइंट है। रेलवे को तो आप दोष दे ही रहे हैं, लेकिन लोगों की भी इतनी खराब किस्मत थी कि वहां पर पहली बात तो लोडेड मालगाड़ी खड़ी थी, ऊपर से दूसरी तरफ से वो एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस भी जा रही थी, जिससे कि जब ये ट्रेन टकराई है तो काफी ज्यादा इसमें डैमेज हुआ है और इतने लोग मरे हैं। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट के बारे में तो एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ था। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको इंटरलॉकिंग के बारे में समझाऊंगा ये, जिससे कि आप वो भी अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर वो क्या होता है और कैसे ये सिस्टम एक दूसरे से ट्रेन को टकराने से बचाता है। लेकिन इस बार सिस्टम में फेल हो गया क्योंकि किसी ने छेड़छाड़ करी थी। अब ये हादसा है या साजिश, इसकी तो जांच सीबीआई करेगी और बाकी सीआरएस रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्या लिखा रहता है। जहां तक तो रीजंस यही रहेंगे, लेकिन अगर कुछ और लिखा रहा तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर तो इसमें मानवीय भूल ही दिख रही है मुझे फिलहाल तक,
लेकिन मैं कोई इतना बड़ा भी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस चीज़ में एकदम कंक्लूजन निकाल दूँ, तो इसलिए मैंने आपको लगभग सारे वैलिड पॉइंट समझा दिए हैं। तो आई होप यहाँ पर आप एक्सीडेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी बताएं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।